जब हम कब्ज की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ पेट से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में कब्ज एक पूरी बॉडी लेवल समस्या बन जाती है जिसका सबसे गहरा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। इसे समझने के लिए हमें शरीर के अंदर होने वाले मैकेनिज्म को धीरे धीरे समझना होगा। सबसे पहले समझिए कि जब हम खाना खाते हैं तो वह पेट से छोटी आंत और फिर बड़ी आंत यानी कोलन में पहुंचता है। बड़ी आंत का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और बचे हुए वेस्ट को मल में बदलकर बाहर निकालना। सामान्य स्थिति में यह प्रक्रिया 18 से 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है, लेकिन कब्ज में आंतों की मूवमेंट यानी पेरिस्टाइलिसिस धीमी पड़ जाती है। जब मल लंबे समय तक आंत में रुका रहता है तो वहां से पानी लगातार एब्जॉर्ब होता रहता है। इससे मल कठोर और सूखा हो जाता है। अब समस्या सिर्फ हार्ड स्टूल की नहीं रहती, बल्कि यहीं से केमिकल लेवल पर बदलाव शुरू होता है। आंतों में करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोटा कहा जाता है। ये बैक्टीरिया डाइजेशन, इम्यूनिटी और ब्रेन सिग्नलिंग में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कब्ज होने पर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा समय तक पड़ा रहता है, जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं और बेनिफिशियल बैक्टीरिया कम होने लगते हैं। इस इम्बैलेंस को डाइबायोसिस कहा जाता है। जब हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो वे एंडोटॉक्सिन्स और अमोनिया जैसे टॉक्सिन्स पदार्थ बनाते हैं। आंतों की दीवार सामान्यतः एक स्ट्रोंग बैरियर होती है, लेकिन लंबे समय तक कब्ज रहने पर यह बैरियर कमज़ोर होने लगती है। इसे ल्यूकी गट कंडीशन कहा जाता है। अब ये टॉक्सिन्स आंत से निकलकर ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश करने लगते हैं। खून के जरिए यही इन्फ्लामेटरी केमिकल्स पूरे शरीर में घूमते हुए ब्रेन तक पहुंचते हैं। दिमाग में पहुंचकर ये माइक्रोग्लिया सेल को एक्टिव कर देती है, जो ब्रेन की इम्यून सेल होती है। जब ये एक्टिव होती है तो ब्रेन में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। इसे न्यूरो इन्फ्लामेशन कहा जाता है। न्यूरो इन्फ्लामेशन होने पर न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल ट्रांसमिशन धीमा हो जाता है। यही वजह है कि कब्ज वाले व्यक्ति को ब्रेन फॉग, कन्फ्यूजन, स्लो थिंकिंग और कंसंट्रेशन की कमी महसूस होती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, न्यूरोट्रांसमीटर। हमारा मूड नियंत्रित करने वाला सेरोटोनिन लगभग 90% आंतों में बनता है। जब गट माइक्रोबियाम खराब होता है तो सेरोटोनिन सिंथेसिस कम हो जाती है। सेरोटोनिन कम होने का मतलब है लो मूड, एंजाइटी ज़्यादा, इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। इसके अलावा गट बैक्टीरिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं जो ब्रेन सेल को एनर्जी और प्रोटेक्शन देते हैं। कब्ज में इन बेनिफिशियल कंपाउंड का प्रोटेक्शन कम हो जाता है, जिससे ब्रेन सेल की फंक्शनिंग प्रभावित होती है। एक और महत्वपूर्ण कनेक्शन है वेगस नर्व, जो सीधे आंत और ब्रेन को जोड़ती है। यह नर्व लगातार दोनों के बीच सिग्नल्स भेजती रहती है। जब आंतों में स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन या प्रेशर बढ़ता है तो वेगस नर्व ब्रेन को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती है। ब्रेन इसे स्ट्रेस रिस्पॉन्स की तरह इंटरप्रेट करता है, जिससे कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है। कोर्टिसोल बढ़ने से व्यक्ति बेचैन, थका हुआ और मेंटली एक्सहॉस्टेड महसूस करता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि गट डिस्टरबेंस मेलाटोनिन हार्मोन को भी इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। धीरे धीरे शरीर क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन की स्थिति में चला जाता है। यह इन्फ्लामेशन मेमोरी सेंटर यानी हाइपोकैम्पस को भी प्रभावित करती है, जिससे याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और लर्निंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। यही कारण है कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों में एंजाइटी, लो मोटिवेशन और मेंटल फैटिग ज़्यादा देखी जाती है। व्यक्ति सोचता है कि समस्या आंतों में है, जबकि शुरुआत आंतों से शुरू होती है। इसीलिए जब पेट नियमित और हेल्थी रहता है तो गट बैक्टीरिया बैलेंस में रहते हैं, सेरोटोनिन सही बनता है, वेगस नर्व शांत सिग्नल भेजती है और ब्रेन क्लीन, फोकस्ड और रिलैक्स महसूस करता है। यानी सरल शब्दों में कहें, इन्फ्लामेशन ब्रेन सिग्नलिंग को धीमा कर देती है और अंत में दिमाग थका हुआ और परेशान महसूस करता है। इसीलिए कब्ज सिर्फ डाइजेशन की समस्या नहीं है, बल्कि गट ब्रेन एक्सिस की डिस्टरबेंस है, जो सीधे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।